Hi guys, welcome to our channel. I am Sankalp. I welcome you on our channel गुरुकुल द लर्निंग स्पेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अपना पॉलिटिकल साइंस दैट इज सिविक्स। तो क्लास 9th के सिविक्स में हम लोगों को 6 चैप्टर पढ़ने थे और 10th के सिविक्स में हम लोगों को 8 चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों बुक्स में 112 के 112 पेजेस हैं। मतलब हम लोगों को 10th क्लास में छोटे छोटे चैप्टर पढ़ने और इसमें से एग्जाम से सिर्फ 5 ही चैप्टर आते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी, हम उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है हमारा पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। ओके, तो ये कहानी भी, ये चैप्टर भी हमारा 2 देशों की कहानी से स्टार्ट होता है। ओके, तो हमारा पहला कंट्री है जहां हमेशा पार्टी होती रहती है, द रॉक ऑन पार्टी, एंड दिस कंट्री इज नोन एज बेल्जियम। बेल्जियम जो है हमारा, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते हैं। 59% लोग डच बोलते हैं और वो नॉर्थ पार्ट में रहते हैं और इस पार्ट को बोला जाता है फ्लेमिश। 59% लोग डच बोलते हैं और ये फ्लेमिश इलाके में रहते हैं जो बेल्जियम के नॉर्थ में है। और साउथ में जो पार्ट है उसमें रहते हैं फ्रेंच, जो 40% है देश के पॉपुलेशन के, और वो इस इलाके को बोलते हैं वेलोनिया। उसके बाद बचे 1% लोग वो जर्मन बोलते हैं। ओके, तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जर्मनी के पास भी। और वो दूसरी बात, ये जो हमारा ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% लोग डच बोलते हैं। डच की भले ही देश में मेजोरिटी है, पूरे कंट्री में डच 59%, लेकिन जब ब्रुसेल्स जो देश की कंट्री की कैपिटल है उसमें देखा जाए तो डच सिर्फ 20% है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे कंट्री के पास कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी, और ऊपर से फ्रेंच जो है भले ही वो देश की माइनॉरिटी में है, उनका पॉपुलेशन डच से कम है, लेकिन वो वेल्थ में और एजुकेशनली और रिच वो दोनों है, तो वो ताकतवर भी है और उनका ग्रुप बहुत ज्यादा ताकतवर है बेल्जियम में एज कंपेयर टू डच एंड जर्मन। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो इसको सॉल्व कैसे किया गया हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो हमारा बेल्जियम है, हरियाणा, हमारे देश का जो राज्य है हरियाणा, उससे भी छोटा है। और हमको एक और देश के बारे में पढ़ना है, दैट इज श्रीलंका। मान लीजिए श्रीलंका है, श्रीलंका में 74% लोग जो हैं वो सिंगली भाषा बोलते हैं। 74% सिंगली बोलते हैं एंड 18% जो हमारे लोग हैं वहां वो तमिल बोलते हैं। अब इसमें जो ये तमिल भाषी लोग हैं ये हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, और ये जो सिल्ली है ये सारे बुद्धिस्ट हैं। ये सारे जितने भी हैं सिल्ली वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और बचे हमारे 7% लोग वो क्रिश्चियन है। और इन तमिल में 13% लोग ऐसे तमिल है जो श्रीलंकाई मूल के तमिल है, मतलब उनका जन्म श्रीलंका में हुआ, और बाकी के जो 5% तमिल बचे वो हमारे इंडिया के तमिल हैं जो श्रीलंका में जाके बस गए थे। ओके, तो यहां पर हम श्रीलंका के बारे में, तो अब इन दोनों देश में पावर शेयरिंग कैसे हुई, तो बेल्जियम ने समझदारी से इस मसले को हल कर दिया, लेकिन श्रीलंका नहीं कर पाया, जिसके कारण यहां पर गृह युद्ध हुआ दोनों। और तो वही पावर शेयरिंग के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर बेल्जियम के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो बेल्जियम ने समझदारी से इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया, पावर शेयरिंग कैसे की। तो बेल्जियम ने पहला काम किया, बेल्जियम ने 4 काम किए थे, और ये 4 काम क्या किए थे उन्होंने 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार चेंजेस किए। और ये चेंजेस क्या क्या थे हमको वही याद रखना है, हमको इस चैप्टर में यही याद रखना है, इनमें क्या क्या कितने % लोग क्या बोलते थे, कैसे रहते थे जो है दोनों देश में। उसके बाद क्या क्या किया इन लोगों ने, और इधर भी क्या क्या तमिल लोगों ने किया इन लोगों के खिलाफ, वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इनको देखते हैं। तो बेल्जियम ने इस मुद्दे को समझदारी से हल किया, जिससे वहां युद्ध और कोई भी झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी विवाद नहीं हुआ। तो किया क्या उन्होंने,
पहले बेल्जियम ने अपनी केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें दोनों के मतलब डच भाषी लोगों और फ्रेंच भाषी लोगों के मंत्रियों की संख्या समान रखती। मतलब हमारी सरकार है उसमें 50% लोग फ्रेंच भाषी होंगे और 50% डच भाषी लोग। ओके, तो पहला काम किया कि भाई दोनों, पहला काम हो गया। सेकंड काम उन्होंने किया कि राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं रहेंगी। मतलब केंद्र सरकार के कुछ कुछ पावर्स ले लिए गए और वो राज्य सरकार को दे दिए गए, और राज्य सरकार एकदम केंद्र सरकार से अलग है, वो स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए। केंद्र सरकार जैसे भारत में है, केंद्र सरकार का राज्य सरकार को कुछ ना कुछ पावर रहता है, लेकिन वहां ऐसा कोई पावर दिया नहीं गया। तीसरा काम ऐसा किया गया, ब्रुसेल्स में भी मंत्रियों की, ब्रुसेल्स की जो अलग सरकार है वहां पे भी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। तो वहां पर तो 80% फ्रेंच भाषी लोग थे, तो उन लोगों को कॉन्फ्लिक्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डच, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार की बात हो तो वहां पर 59% डच है, तो उन लोगों ने विरोध नहीं किया था इस प्रस्ताव का। इसलिए ब्रुसेल्स में जब 80% फ्रेंच भाषी लोग हैं तो उन लोगों ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि वहां भी, इसलिए ब्रुसेल्स में भी 50-50% की बात होने लगी। और वहां भी तय कर दिया गया कि ब्रुसेल्स की सरकार में भी 50% डच भाषी होंगे और 50% फ्रेंच भाषी। और वहां पर कोई नया मुद्दा, चाहे कोई नया प्रस्ताव तभी पारित हो पाएगा जब दोनों प्रकार के भाषाई समुदायों का दोनों तरफ से अलग अलग बहुमत ना हो। अगर कोई भी एक समुदाय ना बोलता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और हमारा जो चौथा है पॉइंट वो है कि उन लोगों ने, बेल्जियम में तो हो गए हमारे दो स्तरीय की सरकार, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। उसके अलावा एक और सरकार का गठन किया गया जिसे हम बोलते हैं सामुदायिक सरकार और कम्युनिटी गवर्नमेंट। और यहां पर उन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसी सरकार बना दी जो देश के भाषाई मुद्दों, सांस्कृतिक मुद्दों और शैक्षिक मुद्दों, जितने भी एजुकेशनल मुद्दे हो, कल्चरल मुद्दे हो या लैंग्वेज पर बेस्ड जितने भी मुद्दे हो, उनका ये काम, उन पर अलग से ये कुछ भी प्रस्ताव पारित करके उसको कुछ भी कर सकती है। मतलब उस मुद्दे पर जितने भी होंगे वो ना केंद्र के अधीन होंगे ना राज्य के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होंगे। ओके गाइज, आज पावर शेयरिंग का ही मेंटी क्विज होगा शाम में 6 बजे, सो बी रेडी। तो अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में एक और बात आती है बहुसंख्यकवाद। ये एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको याद रखना जरूरी है। तो व्हाट इज बहुसंख्यकवाद, जिसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। तो ये बहुसंख्यकवाद वो होता है किसी भी देश में यहाँ जो भी बहुसंख्यक हो, मतलब जिनकी जो मेजोरिटी में हो देश में, तो यहाँ पर सिंधी बोलने वाले लोग मेजोरिटी में है, तो वो अपने तरह से सरकार चलाते हैं, उसी को बहुसंख्यकवाद और मेजोरिज्म या कम्युनलिज्म बोलते हैं। ओके, तो हुआ क्या, 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सभी लोगों को, मतलब नहीं, जिसके तहत सिंहली भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित कर दिया गया। ओके, आपको एक और बात बता दिया जाए कि भारत में भारत की राजभाषा कोई नहीं, ये गलत है। ये गलत है कि भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की राजभाषा कोई नहीं। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं श्रीलंका में। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवादियों ने 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नौकरी पाने के लिए सिंहली भाषा के जितने भी लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, भले ही वो उनकी संख्या ज्यादा है फिर भी उनको रिजर्वेशन दिया जाने लगा। और ऐसे ऐसे कानून बनाए गए। और उन्होंने बौद्ध मत को, ये जो बुद्धिस्ट 74% जो सिंहली भाषा के लोग हैं वो बुद्धिज्म को मानते हैं, तो वो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने वाले सारे कार्य करने लगे। तो इससे जाहिर सी बात है तमिल पर उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, तो तमिल वालों को ऐसा लगने लगा कि सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है, वो हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग टाइप की सरकार बना दी। नहीं सॉरी, ये एक मांग करने लगे। तमिल वालों ने अपनी तरफ से एक पार्टी बनाई जिसको वहां पर तमिल इलम बोलते हैं। इलम मतलब होता है वहां सरकार। तो उन्होंने अलग से एक पार्टी बना दी और जिसके तहत वो मांग करने लगे, या तो हमें आप रिजर्वेशन दीजिए किसी भी नौकरी में, नहीं तो हमें नॉर्थ ईस्ट का जो श्रीलंका का पार्ट है ये हमें अलग राज्य, मतलब अलग देश के रूप में हमें दे दीजिए। इन तमिल इलम जो पार्टी बनाई गई 1980 में, इनकी यही मांग थी कि नॉर्थ ईस्ट का जो श्रीलंका का पार्ट है वो हमें अलग देश के लिए दे दिया जाए। ओके, उसके बाद हुआ क्या, वही जो होना था, दोनों धर्मों के आपस में
बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया और श्रीलंका में ये जो धीरे धीरे आपसी टकराव था ये गृह युद्ध में परिणत हो गया। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे फिर। और आपको एक बात और जानकारी दे दे, जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहां पे ईयू का HQ है। इसका मतलब ईयू होता है हमारा यूरोपियन यूनियन, याद रखने वाली बात है, यूरोपियन यूनियन, और ब्रुसेल्स में उसका है हेडक्वार्टर। ये याद रखने वाली बात है। तो यहां पर अब हम स्टार्ट करेंगे अपना। तो इसके बाद हमें पढ़ना है पावर शेयरिंग के कुछ रूप, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के होते हैं मेनली 2 टाइप्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल आप लोग जानते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर में जो आता है हमारा, दैट इज फर्स्ट टाइप हमारा हॉरिजॉन्टल। ये पावर शेयरिंग के हमारे होगा यहाँ पे ऊर्ध्वाधर में 3 टाइप। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के 2-3 टाइप आते हैं। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल करते हैं। यहां पर होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सबको मालूम है। टाइप आता है दैट इज लेजिस्लेटिव। ये जो कंसल्टेटिव है ये कानून बनाता है, लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, कंसल्टेटिव उसको कार्य करता है, दैट इज ये होता है हमारा विधायिका लेजिस्लेटिव, कंसल्टेटिव कार्यपालिका, और जुडिशियरी न्यायपालिका। ये होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग के टाइप। अब आते हैं हम वर्टिकल में। वर्टिकल में भी सरकारों किस तरह, मतलब पावर, सरकारों में पावर कैसे कैसे शेयर किया जाता है वैसे। तो सभी देशों में ऐसे ही होता है। दैट इज हमारा, पहले इंडिया की बात की जाए तो पावर शेयरिंग इंडिया में ऐसे है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया रहता है पहला, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो होता है वर्टिकल टाइप का तीसरा स्टेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा केंद्र सरकार, जिसमें अभी बीजेपी का, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे अभी जेडीयू का गठबंधन है बिहार में, एंड लोकल जो पंचायत स्तर की सरकारें होती हैं वो। उसके बाद पावर शेयरिंग का एक और टाइप होता है दैट इज सामुदायिक सरकार, जो सामुदायिक मुद्दों पर, मतलब ये तो हमने एक कानून के तौर पर कर दिया, ये सेंट्रल तौर पे, और सामुदायिक स्तर की सरकारें, मतलब वो एक अलग स्तर की सरकारें बना देती हैं, जिससे जो शैक्षिक, भाषाई और मतलब एजुकेशनल, कल्चरल और अपने अलग जो अलग मुद्दे छाट दिए जाते हैं उन पे कानून बनाती है, उसको हम बोलते हैं सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। वो भी इसका होता है तीसरा टाइप। और इसका एक और टाइप आता है जो होता है कम्युनलिज्म। इसको हम समझ सकते हैं इस तरह कि मान लीजिए किसी भी देश की बड़ी सरकार, बड़ी पार्टी, वो एक राज्य की जो लोकल पार्टी होती है उसके साथ गठबंधन करके उस राज्य में शासन करती है। जैसे पंजाब में कुछ दिनों पहले अकाली दल का शासन था, तो वहां पे अकाली दल वहां की लोकल पार्टी और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। तो वहां पर लोकल पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और वहां पे सरकार बनाई। इसी को हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। ओके, तो पावर शेयरिंग के हमने 4 टाइप पढ़ लिया और यहाँ पर होता है चैप्टर खत्म। तो हम लोगों को याद रखना है कि बेल्जियम और श्रीलंका ने अपने अपने तरह से कैसे कैसे पावर शेयरिंग किया। श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया तो वहां गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर, और जो सिविल वॉर खत्म हुआ था आपका 2009 में, ये जाके 2009 में खत्म हुआ। लेकिन अभी भी वहां कभी कभी टकराव होते रहता है, हिंसा होती रहती है। बेल्जियम ने अपने आप को सुधार दिया और उसने 4 टाइप के जो चेंजेस किए अपने संविधान में 1956 से 1970 के बीच, वो याद रखने वाली बात है। फिर वहीं पर शांति होने के कारण वहां पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना दिया गया, और उसके बाद हमको पढ़ना है पावर शेयरिंग के टाइप। तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर सिविक्स का हमारा पहला चैप्टर पावर शेयरिंग होता है खत्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन।